बीए बीएड सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर और बीएड सेकेंड ईयर में हम ज्ञान और पाठ्यक्रम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ज्ञान और पाठ्यक्रम में हम इससे पहले पाठ्यक्रम में आने वाली, जैसे कि पाठ्यक्रम निर्माण की योजना हमने पढ़ ली थी कि इस प्रकार से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, तो उसके निर्माण में आने वाली प्रमुख बाधाओं का भी हमने अध्ययन किया था। उसमें से कुछ बाधाएं और पढ़नी है हमें, तो उन्हें हम पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण में आने वाली, पाठ्यक्रम के निर्माण में आने वाली प्रमुख बाधाएं। इसमें से हमने कई बाधाओं का अध्ययन कर लिया था कि किस तरह से, जैसे पाठ्यक्रम के निर्माण में कई बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिससे कि पाठ्यक्रम की जो प्रक्रिया हमें अपेक्षित होती है वह पूर्ण नहीं हो पाती, जिसमें परंपरा के प्रति प्रेम और झुकाव किस तरह से जो शिक्षकों का होता है वो पाठ्यक्रम के नवीन परिवर्तनों को अपनाने में किस तरह से मुश्किलें पैदा करता है, तो ये हमने पढ़ लिया था। कुछ आस्थाएं होती हैं, सिद्धांत होते हैं, तो उनके प्रति प्रतिबद्धता की कमी भी पाई जाती है। कई शिक्षक रूढ़िवादिता के तरफ झुके होते हैं, जड़ता को अपनाए रहते हैं, अर्थात जो प्रारंभ में चली आ रही परंपराएं हैं उन्हीं विधियों का, जैसे जो पढ़ाने की पुरानी शिक्षण विधियां हैं उन्हीं को प्रयोग में लेते रहते हैं। आने वाले जो नवीन नवाचार हैं उन्हें अपनाने से कतराते हैं। या कुछ इस तरह के भी अध्यापक होते हैं कि जो अपनाना चाहते ही नहीं हैं, या कुछ अपनाएंगे तो जब उन्हें उन नवाचारों से संबंधित कुछ जो भी सिद्धांत हैं या किस तरह की प्रक्रिया है वो उनके समझ में आए, हो सकता है वो उन्हें समझने में असमर्थ होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से कई सारी बाधाएं उपस्थित होती हैं। कई बार सही नियोजन का भी अभाव पाठ्यक्रम के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। इसी तरह आगे हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय हठधर्मिता। यह भी पाठ्यक्रम के निर्माण में आने वाली प्रमुख बाधाओं के अंतर्गत रखा जाता है। राष्ट्रीय हठधर्मिता ये 5वां पॉइंट है। 4 पॉइंट इससे पहले हमने पढ़ लिए हैं। राष्ट्रीय हठधर्मिता के अंतर्गत भी पाठ्यचर्या का जो विकास किया जाना होता है यह भी एक तरह से पाठ्यक्रम के निर्माण को बाधित करता है। किस तरह से राष्ट्र के समक्ष मानो 2 स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति जिसमें किसी भी देश की शिक्षा व्यवस्था विदेशी प्रतिमानों के आधार पर नहीं चल सकती, क्योंकि उसे अपने प्रतिमान विकसित करने की प्रमुख आवश्यकता होती है, परम आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने प्रतिमानों के आधार पर ही विद्यार्थियों को शिक्षा देकर हम जैसे अपेक्षित नागरिक तैयार करना चाहते हैं वैसे नागरिक तैयार कर सकते हैं। तो इस आधार पर विदेशी प्रतिमानों का प्रयोग भी किया जाना राष्ट्र के लिए एक तरह से राष्ट्र उनका पूर्णतया से प्रयोग भी जैसे नहीं कर सकता है। और दूसरी बात करें कि जैसे दूसरों के सफल शिक्षा संबंधी प्रयोग होते हैं, कई दूसरे देशों से ऐसे प्रयोग देखे जाते हैं कि जो शिक्षा की दृष्टि से सफल रहे हैं, शिक्षा में उनका प्रयोग किया गया है। तो ऐसे सफल प्रयोगों से भी जो प्रत्येक देश है उनमें किसी न किसी तरह से वो लाभान्वित तो होते ही हैं, लेकिन वहाँ के वातावरण, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की आवश्यकताओं पे वो सभी प्रतिमान सभी देशों में क्रियान्वित करने पर उतना ही लाभ प्रदान करेंगे, यह भी आवश्यक नहीं होता। तो इस प्रकार जहाँ एक तरफ किसी देश के प्रतिमान
का हम वही अंधानुकरण करके वैसा की वैसा प्रतिमान हम वहाँ दूसरे देश में भी लागू करते हैं, तो उसकी जितनी आवश्यकता है या कहें कि जितने लाभ की हमें आवश्यकता है, जिस प्रकार के परिवर्तन की हमें आवश्यकता है, वह प्रतिमान उन परिवर्तनों को, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सक्षम हो, यह आवश्यक नहीं होता है। इसी दृष्टि से इस तरह का जो अंधानुकरण है वो किसी भी देश के लिए हानिप्रद भी सिद्ध हो जाता है। वहीं दूसरी ओर किसी उपयोगी विचार या दृष्टिकोण को विदेशी होने के कारण हम अस्वीकार कर दें, स्वीकार नहीं करें, तो वहाँ भी क्या है, वह भी एक विवेकपूर्ण कार्य ही कहा जाएगा। तो इस तरह की हठ धर्मिता भी पाठ्यक्रम को बाधित करती है, पाठ्यक्रम के निर्माण को बाधित करती है। कि जैसे कोई भी अन्य राष्ट्र हैं, उन अन्य राष्ट्रों में चलने वाली जो प्रक्रिया है, प्रतिमान है, अन्य राष्ट्र हैं, तो वहाँ पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी प्रतिमान लागू किए गए हैं, तो यह ऐसे प्रतिमान जो कि हमारे देश की परिस्थितियों में, हमारे देश के वातावरण, संस्कृति में किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं, उन लाभों को देखते हुए ऐसे प्रतिमानों को लागू करना आवश्यक होता है। अब ऐसे प्रतिमान जो हमें लाभ पहुंचा रहे हैं, हम जिन आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं, उनकी अपेक्षाओं की, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में यदि ऐसे प्रतिमान सहायक हैं, तो उन्हें लागू करना ही सही रहता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे भी प्रतिमान हो सकते हैं जिनकी मानो किसी अन्य देश में तो आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे देश में मानो आवश्यकता नहीं है, तो उन्हें भी हम अंधानुकरण, क्योंकि हम विदेशी प्रतिमान मानते आ रहे हैं, उनका भी अंधानुकरण करते रहे, तो वहाँ हमें किसी न किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ती है। तो इस दृष्टिकोण से ऐसी हठ धर्मिता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अथवा एक दूसरी भी बात है, इस तरह से माने कि हमें विदेशी प्रतिमान नहीं अपनाने हैं, केवल अपने देश के प्रतिमानों को ही काम में लिया जाना है। तो यहाँ हम जब अपने देश के प्रतिमान ही काम में ले रहे हैं, और लेकिन हो सकता है कई ऐसे विदेशी प्रतिमान हो सकते हैं, जैसे जो प्रतिमान विदेशी हैं लेकिन वो हमारे शिक्षा में किसी न किसी रूप से, हमारी शिक्षा में किसी न किसी रूप से विशेष रूप में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, तो ऐसे विदेशी प्रतिमानों को भी अपनाना चाहिए, न कि यह सोचकर कि केवल हम अपने देश के ही प्रतिमान काम में लेंगे। तो इस तरह के विदेशी प्रतिमानों को नहीं अपनाना भी क्या होगा, हमारी मूर्खता रहेगी, या कहें कि हमारा इस तरह का कार्य अविवेकपूर्ण सिद्ध होगा। तो इस दृष्टि से इस तरह की हठ धर्मिता अपनाया जाना भी पाठ्यक्रम के निर्माण को बाधित करता है। इसी तरह से पाठ्यक्रम के निर्माण में और भी बाधाएं हैं, जैसे अभिमत और आस्था में विभेद करने की असमर्थता भी पाठ्यक्रम के निर्माण को बाधा पहुंचाती है। अभिमत और आस्था में विभेद करने की असमर्थता। अभिमत और आस्था अभिमत और आस्था में विभेद कर सकने की असमर्थता। अभिमत और आस्था में विभेद करने की असमर्थता भी पाठ्यक्रम को बाधित करती है।
क्योंकि सामान्यतः परिवर्तन के प्रति जो अभिमत होता है, जो आस्था होती है, उसे शिक्षक अपनाने से पहले जो सामान्य मत उनका उसके प्रति चला आ रहा है, उसी मत को वो स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो उसमें अंतर होता है, जैसे हमने विभेद करने की बात लिखी है, विभेद अर्थात अंतर कर सकने की जो क्षमता है, उसके प्रति वह सजग नहीं होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। तो जो परिवर्तन चला आ रहा है उसी को स्वीकार करते रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई विभेद नहीं करते। इस तरह की असमर्थता भी पाठ्यक्रम को बाधित करती है। अभिमत आस्था की दिशा में ही एक कदम होता है, फिर भी इसे आस्था नहीं माना जा सकता। आस्था में अभिमत की अपेक्षा बहुत अधिक दृढ़ता होती है, क्योंकि आस्था गहन चिंतन के बाद बनती है और इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है। लेकिन जो अभिमत है, अभिमत तो एक राय है, एक विचार है, दृष्टिकोण है, जबकि आस्था एक श्रद्धा होती है, एक पूरा विश्वास होता है, जो कि कई अनुभवों से या कहीं कई सारे विचारों के गहन चिंतन के बाद ही विकसित होता है। तो इसीलिए जो अभिमत है वह केवल सामान्य दृष्टिकोण पर आधारित होता है। और पाठ्यचर्या है, परिवर्तन की दृष्टि से इसमें दोनों में अंतर कर सकने की समर्थता होना आवश्यक होता है। प्राय ज़्यादातर शिक्षक जो होते हैं इनमें विभेद करने में असमर्थ होते हैं, और जिससे अभिमत को ही आस्था मान लेते हैं, और पाठ्यचर्या का आधार अभिमत को आस्था मानने के कारण पूर्णतया से स्पष्ट नहीं होता है। यानी किसी के विचार को, दृष्टिकोण को ही हम एक आस्था के रूप में, एक मत के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, तो वहाँ भी पाठ्यक्रम के जो निर्माण की प्रक्रिया है वह प्रमुख रूप से बाधित होती है। तो इस तरह से हमने पाठ्यचर्या के निर्माण में आने वाली कई सारी बाधाओं को पढ़ा है। अनेक बाधाओं के अध्ययन के बाद हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जैसे ऐसी जो बाधाएं हैं, इन्हें दूर करते हुए हम पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करें, क्योंकि पाठ्यक्रम के मार्ग में इन बाधाओं के अतिरिक्त और भी कई सारी बाधाएं, जैसे अनिश्चय की स्थिति, आत्मविश्वास की कमी, कहीं अंतर्द्वंद, जैसे पाठ्यक्रम के आने वाले नवाचार हैं उन्हें अपनाने में या पुराने नवाचारों को छोड़ने में किस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहाँ उस अंतर्द्वंद की स्थिति, नवीन को अपनाने में संकोच की स्थिति, ये भी सभी बाधाओं का कारण ही बनती हैं। जैसे कहीं नवीन जो नवाचार हैं उन्हें अपनाने में किस तरह से जो आलोचना हो सकती है, तो उस आलोचना का भय भी शिक्षकों को लगता है कि कहीं हम पहले से किस तरह से पढ़ाते आ रहे हैं, नए तरीके से पढ़ाएंगे तो कहीं अभिभावक भी या अन्य साथी अध्यापक भी किस तरह का दृष्टिकोण हमारे प्रति रखेंगे। तो उस आलोचना के भय से भी नवीन नवाचारों को अपनाने से शिक्षक कतराते हैं। तो इस तरह से कार्यों को करने की अक्षमता और विरोध की प्रवृत्ति, या कहें कि कई टेक्निक्स जो नवीन टेक्निक्स है, नवीन तकनीकी है, उनके ज्ञान का अभाव ही पाठ्यक्रम के नवाचारों को अपनाने में बाधा उत्पन्न करता है, या कहें कि सहायक सिद्ध नहीं होता। और अनुसंधान के प्रति कि सभी का भाव अपेक्षाकृत ठीक हो, यह भी आवश्यक नहीं है। तो अनुसंधान के प्रति जो उपेक्षा का भाव है वह भी पाठ्यक्रम के निर्माण की प्रक्रिया को बाधा पहुंचाता है, और इससे जो पाठ्यक्रम या कहें कि पाठ्यचर्या है, इसके निर्माण की प्रक्रिया, धीमी हो जाती है। इस तरह से पाठ्यक्रम के निर्माण की समस्त प्रक्रियाओं का हमने अध्ययन कर लिया है। अब पाठ्यचर्या में परिवर्तन के लिए हमें कुछ और उपयोगी सुझाव हैं जो दिए जाने चाहिए। उन सुझावों का अध्ययन कर लेते हैं हम। पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए कुछ उपयोगी सुझाव।
में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में परिवर्तन के प्रति कुछ परिवर्तन के लिए भी लिख सकेंगे, परिवर्तन के लिए कुछ उपयोगी सुझाव। जैसे कि पाठ्यक्रम की अभी हमने बाधाओं को पढ़ा है, इससे पहले निर्माण करने की प्रक्रिया भी पढ़ी है। वहाँ भी हमने जो कुछ पढ़ा है उसमें से भी पाठ्यक्रम के सुझाव निकल कर आते हैं। जैसे अभी हमने बाधाओं का अध्ययन किया था तो वहाँ साथ के साथ हम यह भी पढ़ रहे थे कि इस तरह के प्रयास हमें करने चाहिए, इस तरह के नहीं करने चाहिए। तो उनमें से भी हम कई सारे सुझाव निकाल कर लिख सकते हैं। तो उसी दृष्टिकोण से मैं जो नवीन पाठ्यचर्या के समुचित विकास के लिए या परिवर्तन के लिए हमें जो कार्य करना चाहिए, जिस तरह के सुझाव अपनाने चाहिए, उनको लिखवा देती हूँ। जो अभी हमने समस्त बाधाएं पढ़ी हैं उन्हें दूर करने का प्रयास भी इन सुझावों के माध्यम से किया जा सकता है। जैसे पाठ्यचर्या के लिए हमने उसमें पढ़ा था कि एक तरह से कोई नियोजन किया जा रहा है तो उसमें सही नियोजन का अभाव होता है। तो इसी दृष्टिकोण से हम सुझाव में ये लिख सकते हैं कि उसके लिए पूर्व नियोजन की तैयारी की जाए। उसके अंतर्गत पाठ्यचर्या संदर्भ पुस्तिका का प्रकाशन, शिक्षकों को नवीन जो भी शैक्षिक सामग्री है उसे उन्हें उपलब्ध करवाया जाए। और जैसे कि हम पढ़ रहे थे उसमें कि टेक्निक्स का उन्हें ज्ञान नहीं होता, नवाचारों को अपनाने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उनसे संबंधित ज्ञान नहीं होता है उनको। तो इस दृष्टिकोण से हमें उनके लिए इस तरह के सुझाव की अपेक्षा रखनी चाहिए कि उनके लिए पहले से सामग्री भी जो नवीन नवाचार से संबंधित है वो उन्हें उपलब्ध करवाई जाए और उनके ज्ञान का जो अभाव है उस ज्ञान के अभाव की पूर्ति के लिए सेवारत प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी लागू किया जाना चाहिए। और इस तरह के नवीन प्रशिक्षण के माध्यम से नवीन जो नवाचार लागू किए गए हैं पाठ्यक्रम की प्रक्रिया में, उनसे ऐसे शिक्षकों को अवगत करवाया जाए। तो यह हम सुझाव के रूप में लिख लेंगे। पाठ्यचर्या के लिए पूर्व नियोजन होना चाहिए। पाठ्यचर्या के लिए पूर्व नियोजन होना चाहिए। पूर्व नियोजन होना चाहिए। इसके अंतर्गत पाठ्यचर्या पाठ्यचर्या संदर्भ पुस्तिका का प्रकाशन और शिक्षकों को नवीन शैक्षिक सामग्री को उपलब्ध करवाना अंतर्गत पाठ्यचर्या पुस्तिका का प्रकाशन और शिक्षकों को नवीन शैक्षिक सामग्री
नवीन शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाना तथा शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना तथा शिक्षकों को सेवारत प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना। सेवारत प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था करना। सम्मिलित किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या की सफलता को जानने के लिए निरंतर सर्वेक्षण और मूल्यांकन तथा अनुसंधान के कार्य भी करवाते रहना चाहिए। पाठ्यक्रम की सफलता के लिए निरंतर सर्वेक्षण मूल्यांकन मूल्यांकन तथा अनुसंधान कार्य भी कार्यक्रम भी करवाते रहना चाहिए। पाठ्यक्रम की सफलता के लिए हमें निरंतर सर्वेक्षण कार्य भी करने चाहिए, मूल्यांकन कार्य भी करते रहना चाहिए और अनुसंधान भी करते रहना चाहिए कि किस प्रकार से कौन से प्रक्रियाओं को अपनाने से पाठ्यक्रम को सही रूप में लागू किया जा सकता है, क्या उसके लाभ हो सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से अनुसंधान कार्यक्रम भी चलते रहने चाहिए, अपनाते रहना चाहिए।